चैप्टर 32। कार्लोन परिवार की रक्त रंजित विजय पूरी न हुई जब तक आने वाले एक वर्ष से बड़ी नाजुक राजनीतिक चालें चलकर माइकेल कार्लोन ने ये स्थापित न कर दिया कि वह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली मुखिया था। आने वाले एक वर्ष में माइकेल ने अपना समय अपने लॉन्ग बीच के मुख्यालय और अपने लास वेगास के नए आवास में बराबर विभक्त किया। लेकिन वर्ष के अंत में उसने न्यूयॉर्क पूरी तरह छोड़ देने का निर्णय किया और माल की संपत्ति बेच देने का निर्णय किया। इसी कारण जब वह आखिरी बार न्यूयॉर्क वापस आया तो अपने सारे परिवार को भी साथ ले आया। वह वहां एक महीना ठहरेंगे, धंधा समाप्त करेंगे कि घर का सामान बांधने और उसे भेजने का काम कर रही थी और बहुत से छोटे मोटे काम भी करने थे। अब कार्लोन परिवार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था और क्लेमेंजा अपना परिवार बसा चुका था। अब कार्लोन परिवार का सेनापति रोको लैम्पोन था। नेवादा में कार्लोन परिवार के सारे होटलों की सुरक्षा का मुखिया एल्बर्ट नेरी बना हुआ था। हेगन भी वहीं का एक अंग बना हुआ था। समय ने पुराने जख्मों को भरने में बहुत सहायता की। कोनी कार्लोन को अपने भाई माइकेल से संधि हो गई थी। वह भयंकर आरोप लगाने के एक सप्ताह बाद उसने माइकेल से क्षमा मांगी थी और के को विश्वास दिलाया था कि जो कुछ उसने कहा था उसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं थी और वह केवल एक अभी हुई विधवा का पलाप था। कोनी कार्लोन ने बड़ी सरलता से एक नया पति तलाश कर लिया। उसने मातमपुसों का एक वर्ष समाप्त होने की भी प्रतीक्षा नहीं की। कार्लोन परिवार के पास एक नवयुवक सेक्रेटरी की नौकरी करने आया करता था। कोनी ने जल्दी ही उससे अपना बिस्तर गर्म करना आरंभ कर दिया। वह लड़का बड़े अच्छे इटालियन परिवार का था और उसने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। डॉन की बहन से उसके विवाह ने उसके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी कर दी थी। के आडम्स ने कैथोलिक धर्म की अनुयायी बनकर अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। उसके दोनों लड़के भी चर्च की छत्र छाया में पलने लगे। स्वयं माइकेल उस बात से कोई विशेष खुश नहीं हुआ था। वह चाहता था कि बच्चे प्रोटेस्टेंट बने। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि के को नेवादा में रहना बहुत अच्छा लगा। उसे वहाँ के वातावरण से प्यार हो गया। वहाँ उसके दोनों लड़के खच्चरों की सवारी करते थे और उसने नौकर रखे हुए थे, न कि अंगरक्षक। माइकेल वहाँ अधिक स्वाभाविक जीवन जी रहा था। वह भवन निर्माण का धंधा करने लगा, व्यापारियों की क्लब का सदस्य बन गया और नगर का प्रशासन करने वालों की क्लब का सदस्य बन गया। नगर का प्रशासन करने वालों में से उसका नाम होने लगा। वह स्थानीय राजनीति में भाग लेने लगा था। वह बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा था। के खुश थी कि वे न्यूयॉर्क को छोड़ रहे थे और लास वेगास को अपना स्थायी निवास बना रहे थे। उसे न्यूयॉर्क लौटने से घृणा थी, अतः उस आखिरी बार में उसने बुढ़ो मुस्तैदी से घर का सारा सामान बांधकर अपना काम पूरा कर दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी रोगी अस्पताल से छुट्टी मिलने पर घर जा रहा हो। आखिरी दिन सुबह होते ही के सोकर उठी। बाहर उन ट्रकों का शोर मचा हुआ था जो सारा सामान लादकर वहां से ले जाने वाले थे। दोपहर बाद की फ्लाइट से कार्लोन परिवार भी वहां से जाने वाला था। जबकि बाथरूम से बाहर निकली तो उसने माइकेल को तकियों पर सिर टिकाए हुए सिगरेट पीते देखा। तुम प्रतिदिन सुबह चर्च क्यों जाती हो? वह बोला, इतवार को तो जाओ, लेकिन प्रतिदिन जाने का क्या अर्थ हुआ? बिल्कुल मेरी माँ की आदतें सीख रही हो। के पलंग के किनारे बैठ गई और अपनी जुर्राबें पहनने लगी। तुम जानते तो हो कि बाद में बने कैथोलिक कैसे होते हैं। माइकेल ने हाथ बढ़ाकर उसकी खूबसूरत आंध को स्पर्श किया। ऐसा मत करो, मैं चर्च की तैयारी कर रही हैं, उसने कहा। जब वह पलंग से उठी तो माइकेल ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह तनिक मुस्कुराता हुआ बोला, अगर तुम इतनी पक्की कैथोलिक हो तो तुम बच्चों को ऐसा अवसर क्यों देती हो कि वे चर्च जब चाहे न जाएं? वह कुछ विचलित हो उठी। उनके सामने अभी सारी जिंदगी पड़ी है। घर लौट चलने के बाद मैं उन्हें ज्यादा चर्च भेजा करूंगी, उसने कहा। वह बाहर चली गई। बाहर सूरज निकल चुका था। के फाटक के पास खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ी। विधवा के काले कपड़े पहने मामी कार्लोन पहले से ही कार में बैठी थी। वह दोनों की सुबह की निश्चित दिनचर्या थी। के ने वृद्धा का अभिवादन किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गईं। वृद्धा ने संदिग्ध स्वर में पूछा, नाश्ता किया तुमने? नहीं, के ने कहा। वृद्धा ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
उस दिन चर्च में विशेष आयोजन था जिसमें कुछ खाए पिए बिना जाना होता था। एक बार पहले के वह बात भूल गई थी, इसलिए वृद्धा उससे पूछे बिना विश्वास नहीं करती थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? वृद्धा ने पूछा। हाँ, के ने कहा। चर्च छोटा सा था। के अपनी सास के साथ भीतर पहुंची। वृद्धा आगे जाकर बैठ गई। के कुछ क्षण खड़ी रही। उस आखिरी क्षण में उसे हमेशा ही थोड़ा संकोच होने लगता था, थोड़ा भय प्रतीत होता था। अंत में अपने पवित्र जल में अपनी उंगलियां डुबोई और क्रॉस का निशान बनाया। उसने अपनी गीली उंगलियों को अपने सूखे होंठों को साथ स्पर्श किया। क्रॉस पर लटके ईसा के सामने जलती मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। कि वहां से हटी और आगे बढ़कर अपनी लाइन में एक स्थान पर जा बैठी। उस दिन के विशेष आयोजन के लिए अपने बुलाए जाने की प्रतीक्षा करने लगी। उसने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे प्रार्थना कर ही हो, लेकिन उसके लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं थी। चर्च के उस हल्के प्रकाशित शांत वातावरण में ही वह अपने पति की दूसरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो 1 वर्ष पहले की उस भयंकर जिंदगी के बारे में सोचती थी, जब माइकेल ने उनके सारे विश्वास, सारे प्यार का उसे विश्वास दिलाया था कि उसने अपनी बहन के पति की हत्या नहीं की थी। उसने माइकेल को उस कृत्य के लिए नहीं, उस झूठ के लिए छोड़ा था। अगली सुबह वह अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई थी। उसने किसी से एक शब्द नहीं बोला था, वह ये तक नहीं जानती थी कि वो क्या करना चाहती थी। माइकेल फौरन समझ गया था। पहले दिन उसने उसे फ़ोन किया था, उसने भी उसे अकेला छोड़ देना ही उचित समझा था। 1 सप्ताह बाद एक दिन टॉम हेगन उसके घर पहुंचा। उस दिन उसने टॉम हेगन के साथ अपनी गी का सबसे भीषण समय व्यतीत किया। वे दोनों टहलते हुए जंगल में चले गए थे और टॉम हेगन ने नम्र व्यवहार करने की कोशिश नहीं की थी। कैसे गलती हुई थी कि उसने बड़ी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की थी और यह काम उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता था। क्या माइकेल ने तुम्हें यहाँ मुझे धमकाने के लिए भेजा है? उसने पूछा। मैं तो आशा कर रही थी कि आप लोगों के कुछ गुलाम मशीनगनें हाथ में लेकर कार से निकलेंगे और मुझे जबरदस्ती वापस लेकर जाएंगे। जब से वह हेगन को जानती थी तब से पहली बार उसने उसे क्रोधित होते देखा। वो कर्कश स्वर में बोला, इससे ज्यादा बेहुदी और बचकानी बात मैंने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे जैसी औरत से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। चलो के। अच्छा, वह बोली। वे गांव की सड़क पर चलने लगे। हेगन ने धीरे से पूछा, तुम भाग क्यों आए? क्योंकि माइकेल ने मुझसे झूठ बोला। कोनी के बच्चे का गॉडफादर बनकर उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसने मुझे धोखा दिया। मैं इस प्रकार के मी से प्यार नहीं कर सकती। मैं ऐसे वातावरण में नहीं रह सकती। मैं उसे अपने बच्चों का पिता बने रहने नहीं दे सकती। के ने बताया। पता नहीं क्या कह रही हो तुम? उसकी ओर मुड़ी और बड़ा न्यायोचित गुस्सा करती हुई बोली, मैं कह रही हूँ कि उसने अपनी बहन के पति की हत्या की है। समझे? वो एक क्षण ठिठकी और उसने मुझसे झूठ बोला है। कितनी ही देर वे चुपचाप चलते रहे। अंत में हेगन बोला, तुम्हारे पास ये जानने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है कि यह सब सच है। लेकिन एक क्षण के लिए बहस की खातिर मान लो कि यह सच है। मैं यह नहीं कह रहा ये सच है, लेकिन जो कुछ उसने किया अगर मैं उसे न्यायोचित ठहरा सकूं तो। के ने घृणित निगाहों से उसकी ओर देखा। टॉम, आज मैं पहली बार तुम्हारा वकील वाला रूप देख रही हूँ। लेकिन ये तुम्हारा बहुत अच्छा रूप नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो। यह सोनी की हत्या कॉलो के कारण हुई तो कॉलो ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उस रोज कोनी को पीटा था ताकि सोनी आग बबूला होकर असुरक्षित क्षेत्र में आ जाए। दुश्मनों को मालूम था कि हमेशा जोन्स बीच काजवे के रास्ते ही अपनी बहन के घर आया करता था। यदि मैं ये कहें कि सोनी को मरवाने के लिए कॉलो को रिश्वत दी गई थी तो हेगन ने हंसते हुए कहा। के ने उत्तर नहीं दिया। हेगन ने आगे बताया, डॉन एक महान व्यक्ति था। जो काम उसे करना था, उसे करने के लिए वह अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। वह काम था अपनी बेटी के पति की हत्या करके अपने बेटे की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। जब बात उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गई तो उसने माइकेल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि उसे पता था कि माइकेल उसके सिर से वह बोझ उतार देगा और वह अपराध अपने सिर ले लेगा।
ये सब खत्म हो चुका है। के बोली। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हर कोई खुश था। कॉलो को क्षमा नहीं किया जा सकता था। सब भूला क्यों नहीं जा सकता था। हीगन एक बार रुका और घास पर बैठ गया। उसने एक आह भरी, इस दुनिया में तुम ऐसा कर सकती हो। वह आदमी नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। के ने कहा, अगर वह आदमी होता तो अब तक मर चुका होता। अब तक तुम विधवा हो गई होती। तब तुम्हारे सामने कोई समस्या न होती। हीगन ने हंसकर बताया, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो टॉम, जिंदगी में एक बार तो साफ साफ बात करो। मैं जानती हूँ कि माइकेल साफ बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम सिसिलियन नहीं हो। तुम एक औरत के सामने सच बोल सकते हो, उसे अपनी बराबरी का दर्जा दे सकते हो, एक अपने जैसा इंसान समझ सकते हो। एक बार फिर गहरी शांति छा गई। हीगन ने अपना सिर हिलाया, तुम माइक को गलत समझ रही हो। तुम्हें इसलिए क्रोध आ रहा है क्योंकि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन उसने तुम्हें बताया था कि परिवार के धंधे के बारे में तुम उससे कभी कोई प्रश्न मत करना। तुम उससे इसलिए नाराज हो क्योंकि वह कॉलो के बेटे का गॉड फादर बना था, लेकिन तुमने उसे ऐसा करने के लिए विवश किया। वास्तव में अगर वह कॉलो के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता था तो उसके लिए एक एकदम सही चाल थी। अपने शिकार का विश्वास जीतने के लिए वह बड़ी अद्भुत चाल थी। हीगन बड़े गंभीर रूप से मुस्कुराया, अब तो मैं साफ साफ बातें कर रहा हूं न। मैं कुछ और साफ साफ बातें बताता हूं तुम्हें। डॉन की मौत के बाद माइकेल की हत्या का उपाय किया जाने लगा था। जानती हो ये कौन कर रहा था? टेसियो, क्योंकि टेसियो का मारा जाना आवश्यक था। कॉलो का मारा जाना जरूरी था, क्योंकि विश्वासघाती को क्षमा नहीं किया जा सकता। माइकेल उसे क्षमा कर देता, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को कभी क्षमा नहीं करते और इसलिए वे हमेशा खतरनाक बने रहते हैं। माइकेल टेसियो को वाकई पसंद करता था। उसे अपनी बहन से प्यार है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए, अपने सारे परिवार के लिए, मेरे और मेरे परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बच रहा होता यदि वह टेसियो और कॉलो को जिंदा छोड़ देता। वे हम सबके लिए, हम सबकी जिंदगियों के लिए खतरा होते। हीगन ने आगे बताया कि सब सुन रही थी और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। माइकेल ने मुझे ये बताने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा था। हीगन ने बहुत आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखा। नहीं, वह बोला, उसने मुझे तुम्हें ये कहने के लिए भेजा था कि तुम जो चाहो ले सकती हो, जो चाहो कर सकती हो, बशर्ते कि तुम बच्चों का खूब ध्यान रखो। हीगन धीरे से मुस्कुराया, उसने तुम्हें ये कहलवाया है कि उसकी डॉन तुम हो। के ने हीगन की बांह पर अपना हाथ रखा, बाकी सारी बातें मुझे बताने का उसने तुम्हें आदेश नहीं दिया। हीगन सकपकाकर कुछ ऐसा सोच रहा था कि वो उसे आखिरी सच्चाई बताए या नहीं। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। वह बोला, जो कुछ मैंने तुम्हें आज बताया है, अगर वह सब तुमने माइकेल को बता दिया तो मैं नहीं बचूंगा। वो फिर कुछ रुका। इस दुनिया में तुम और तुम्हारे बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। 5 मिनट के बाद के घास पर से उठी और वापस अपने घर की तरफ चलने लगी। जब वे लगभग वहां पहुंच गए तो के हीगन से बोली, खाने के बाद क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपनी कार पर न्यूयॉर्क वापस ले जा सकते हो? इसलिए तो मैं आया हूँ। हीगन ने कहा। माइकेल के पास लौटने के 1 सप्ताह बाद कैथोलिक बनने का तरीका पूछने के लिए वो पादरी के पास पहुंच गई। चर्च के भीतर कहीं पश्चाताप के लिए प्रेरित करने वाली घंटियां बज रही थी। जैसा उसे सिखाया गया था कि अपनी बंद मुट्ठियों से धीरे धीरे अपनी छाती पीटने लगी। वह पश्चाताप के लिए ऐसा कर रही थी। घंटी फिर बजी, लोग फिर उठे और आगे बढ़े। के भी उठकर उनके साथ आगे बढ़ी। वह आगे जाकर घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। चर्च की घंटी बज रही थी। अपनी बंद मुट्ठी से उसने एक बार अपने वक्षस्थल पर प्रहार किया। पादरी उसके सामने खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और प्रसाद पाने के लिए अपना मुंह खोला। वह बड़ी विषम परिस्थिति थी। जब तक प्रसाद उसके मुंह में घुलता और वह उसे निगल पाती, तब तक वह सब कुछ कर सकती थी जो कुछ करने के लिए यहाँ आई थी। जब उसके पाप धुल चुके तो उसने फिर सिर झुका लिया। उसने मस्तिष्क को अपने अहम के सारे विचारों से मुक्त कर लिया। उस क्षण वह अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने प्रतिशोध सबको भूल गई।
फिर उसने सच्चे मन से दिल की गहराइयों से निकलती आवाज से माइकेल कार्लोन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।